गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी ग्रामर में कल हमने क्रिया विशेषण पढ़ा था और सीख भी लिया था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संबंध बोधक। संबंध बोधक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप जानते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, प्रेपोजिशन बोलते हैं। और ये क्या है? ये एक अविकारी शब्द है और इसे हम अव्यय भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब प्रेपोजिशन में बोलती हूँ तब आपके लिए समझना ज़्यादा इजी हो जाता है। संबंध बोधक कम इस्तेमाल होता है ऐसे हिंदी में बोलने में। बच्चे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण तो ऐसा लगता है कि काफ़ी बार पढ़ लिए हैं, बट संबंध बोधक अभी इतना नहीं पढ़े होते हैं, तो अभी जबान पे होता नहीं है वो शब्द। ठीक है, प्रेपोजिशन होता है, आई नो दैट। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस संबंध बोधक को भी अपने अंदर उतार लें, जिससे कि अब ये शब्द हमारे लिए बिल्कुल भी नया ना रहे। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना अब कि संबंध बोधक क्या होता है। सबसे पहले संबंध बोधक का अर्थ। संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द। देखो, संबंध मतलब रिलेशन और बोध का मतलब होता है ज्ञान कराना। तो ऐसे शब्द जो हमको संबंध का, रिलेशन का ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। अब रिलेशन किसी एक पार्टी का किसी दूसरे पार्टी के साथ तो होगा ही। जो पहली पार्टी है वो है संज्ञा या सर्वनाम का। रिलेशन किसका होता है? संज्ञा या सर्वनाम का रिलेशन होता है। किसके साथ होता है? वाक्य के अन्य शब्दों के साथ होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे करण के साथ साहिल पढ़ रहा है, तो यहां एक करण है और दूसरा साहिल है, और दूसरा यह है कि साहिल पढ़ रहा है। ठीक है, तो करण और साहिल पढ़ रहा है में रिलेशन क्या है? करण के बाद पढ़ रहा है, करण के ऊपर पढ़ रहा है, करण से पहले पढ़ रहा है, करण के अंदर पढ़ रहा है। हम क्या करण और साहिल के बारे में क्या सोच सकते हैं? तो जो सोचते हैं कि जो संबंध दोनों के बीच है, वही संबंध बच्चों संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। और यहाँ क्या संबंध है कि साहिल जो है वो करण के साथ पढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो के साथ है वो संबंध बोधक अव्यय है। और कौन सा संबंध बोधक अव्यय है, जब हम उसके भेदों को पढ़ेंगे तब बताएंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये एक सहचर सूचक है। सहचर मतलब आपस का साथ। तो जब साथ वाले शब्द आते हैं संबंध बोधक में तो उसे सहचर सूचक कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। मेरे घर के सामने सेब का पेड़ है, तो एक है आपका घर और दूसरा है सेब का पेड़। दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों में संबंध क्या है? आपके घर के अंदर सेब का पेड़ है, आपके घर में सेब का पेड़ है, आपके घर के ऊपर सेब का पेड़ है, आपके घर के पीछे सेब का पेड़ है। क्या बोलेंगे आप? तो जो रिलेशन आप बनाएंगे वही संबंध बोधक अव्यय होगा। तो यहाँ क्या संबंध है? के सामने, मेरे घर के सामने सेब का पेड़ है। ठीक है, मेरे घर के सामने सेब का पेड़ है, तो यहाँ जो के सामने है वो है बच्चों संबंध बोधक अव्यय। ठीक, और कौन सा संबंध बोधक अव्यय है? दिशा बताने वाला। तो ये दिशा सूचक संबंध बोधक अव्यय है और ये सहचर सूचक है, साथ बताने वाला, और ये दिशा बताने वाला। तो जो संबंध बोधक जो बताता है वो उसी तरीके के भेद में चला जाता है। तो उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बीच आपस का संबंध बता रहे हैं, इसलिए हम इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब बात करते हैं परिभाषा की। वही परिभाषा हो जाएगी जो अभी बताई गई थी। क्या? कि जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ पता चलता है या माना जाता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं या वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। एक बार फिर से बोलूंगी और आप भी मेरे साथ बोलिए कि जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ पता चलता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं।
तो देखिए बहुत सारे होते हैं जिनमें से यहाँ केवल कुछ ही लिखे हुए हैं। जैसे के बदले, जैसे मुझे एक पेन के बदले 2 टॉफियां दे दो। के पीछे, मंदिर के पीछे एक पुरानी हवेली है। की जगह, क्या तुम्हारी जगह मैं बैठ सकता हूं? की ओर, के पास, के समान, के द्वारा, से पहले, के अतिरिक्त। ठीक, सभी पर मैंने वाक्य नहीं बनाए हैं, पढ़े हैं केवल। तो ये के बदले, के पीछे, की जगह, की ओर, के पास, के समान, के द्वारा, से पहले, के अतिरिक्त, ये सभी क्या हैं? ये सभी संबंध बोधक अव्यय हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद। संबंध बोधक अव्यय के भेद और उनकी पहचान के शब्द नीचे दिए गए हैं। तो नीचे 9 संबंध बोधक अव्यय के भेद दिए गए हैं। वैसे जनरली 8 होते हैं, थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, बड़ी किताबें पढ़ेंगे तो उसमें 13 भी दिए होते हैं, पर आपका 8-9 से काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम पूरे 9 संबंध बोधक के नाम और फिर उनके जो एग्जाम्पल हैं वो हमें देखने हैं। तो एक बार हम नाम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से, व्यतिरेक सूचक। व्यतिरेक का मतलब होता है अंतर, है ना, भेद, कंट्रास्ट, डिफरेंस। तो जो कंट्रास्ट बताते हैं, जो डिफरेंस बताते हैं, अंतर बताते हैं, वो व्यतिरेक सूचक होते हैं। विरोध सूचक, जो विरोध करते हैं। स्थान सूचक, जो स्थान के बारे में बताते हैं। साधन सूचक, जो ये बताते हैं कि किसके द्वारा आपका काम हो रहा है। सहचर सूचक, जो साथ के संग के बारे में बताते हैं। हेतु सूचक, जो कारण के बारे में बात करते हैं। दिशा सूचक, जो दिशा के बारे में बताते हैं। काल सूचक, जो काल यानी कि समय के बारे में बताते हैं। और समता सूचक, जो ये बताते हैं कि समानता कितनी है, किस तरह से 2 चीजें आपस में समान है। ठीक है, तो एक बार फिर से नाम पढ़ते हैं और मतलब समझते हैं। व्यतिरेक सूचक, जो अंतर को बताते हैं। विरोध सूचक, जो दूसरे पक्ष के बारे में बात करते हैं, जो 2 पक्षों के विरोध के बारे में बताते हैं। स्थान सूचक, स्थान के बारे में बताते हैं। साधन सूचक, साधन के बारे में बताते हैं। सहचर सूचक, साथ के बारे में बताते हैं। हेतु सूचक, कारण के बारे में बताते हैं। दिशा सूचक, दिशा के बारे में बताते हैं। काल सूचक, काल के बारे में बताते हैं। और समता सूचक, समानता के बारे में बताते हैं। जैसे व्यतिरेक सूचक के उदाहरणों में क्या आता है? रहित, ठीक, सिवाय, अलावा, अतिरिक्त। ठीक है, रहित, जैसे प्रदूषण रहित वातावरण। ठीक है, तो प्रदूषण और वातावरण में क्या संबंध है कि जो वातावरण है वो प्रदूषण रहित है। ठीक है, प्रदूषण का भेद है, उसमें प्रदूषण नहीं है। सिवाय, मेरे सिवाय किसी और ने उत्तर नहीं लिखा, ये सिवाय हो गया। अलावा, मैं तुम्हारे अलावा और किसके बारे में सोच सकता हूं, ये अलावा हो गया। अतिरिक्त, धन के अतिरिक्त मुझे किसी अन्य चीज से लेना देना नहीं है, तो अतिरिक्त हो गया। तो इस तरह से हम इन शब्दों का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। विरोध सूचक, प्रतिकूल, उल्टा, विरुद्ध आदि। तो विरोध कर रहे हैं हम, जैसे पाकिस्तान के विरुद्ध भारत युद्ध करने की सोच रहा है, या भारत के विरुद्ध पाकिस्तान युद्ध करने की सोच रहा है। ठीक है, प्रतिकूल, प्रतिकूल का भी मतलब किसी के अपोजिट ही होता है, किसी के विरोध में ही होता है। जैसे कि मौसम, मौसम हमारे स्वास्थ्य के प्रतिकूल है, या कोई और सेंटेंस भी बोल सकते हैं इसका। पहले मैं इसका मतलब समझा दूं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों में हम कैसे कार्य कर सकते हैं। तो प्रतिकूल मतलब आपके स्वभाव के कोई चीज खिलाफ जा रही है। जैसे पहला सेंटेंस बोला मैंने कि मौसम मेरे स्वास्थ्य के प्रतिकूल है,
मेरा स्वास्थ्य गर्मी के मौसम को ज़्यादा पसंद करता है, मौसम ठंड का चल रहा है तो प्रतिकूल है। परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं का मतलब ये है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ और परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो मुझे दुखी कर रही हैं, ठीक है, तो ये है प्रतिकूल। स्थान सूचक सिंपल है, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, भीतर, जो स्थान के बारे में बताते हैं। साधन सूचक भी सिंपल है, जैसे बस के द्वारा या अखबार के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, जो भी आपके पास में कोई काम करने का साधन है। सहचर सूचक में भी सिंपल है, के साथ, के संग, इस तरह से शब्द आते हैं। हेतु सूचक में के लिए, है ना, तुम्हारे लिए, इस हेतु, ठीक है, कारण, इस कारण से, इस तरह के हेतु मतलब कारण के बारे में शब्द आते हैं। दिशा में क्या आते हैं कि निकट हैं, दूर हैं, इस तरफ हैं, उस तरफ हैं, और हैं, पास हैं, के सामने हैं, जो दिशा के बारे में वर्णन करे वो दिशा सूचक। काल सूचक समय के लिए आते हैं कि इसके बाद, उससे पहले, इसके आगे, इसके पीछे, इसके पश्चात, ठीक है। समता सूचक में समानता के बारे में बात करते हैं कि मेरी तरह तुम भी, ठीक, समान, इन चीजों के समान, ठीक है, अनुसार, मेरे अनुसार, उसके अनुसार, तुम्हारे अनुसार, इस तरह से इन भेदों को और इन भेदों के उदाहरणों को हम अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है, जो आज हम करने की स्थिति में नहीं होंगे, कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर क्या होता है। क्योंकि शब्द लगभग समान ही हैं दोनों में। अगर आप पढ़ेंगे कि काल सूचक क्रिया विशेषण और काल सूचक संबंध बोधक में बहुत सारे शब्द जो हैं वो आपको एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन इनका इस्तेमाल वाक्यों में अलग अलग तरीके से होता है। अगर वो शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वो क्रिया विशेषण है, और अगर वो शब्द संज्ञा और सर्वनाम में संबंध बता रहा है तो वो संबंध बोधक है। ये हमें पहचानने पड़ेंगे उदाहरणों से, ठीक है। खैर अभी आप छोटे हो, आपके इतने बहुत डीप में मैं नहीं ले जा रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या जाना। हमने ये जाना कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। इसके 9 भेद हमने पढ़ लिए हैं। व्यतिरेक सूचक, विरोध सूचक, स्थान सूचक, साधन सूचक, सहचर सूचक, हेतु सूचक, दिशा सूचक, काल सूचक और समता सूचक, ठीक है। तो बस इतना ही था संबंध बोधक में। अब सॉल्व कर लेते हैं इसकी कुछ प्रश्न अभ्यास, ठीक है। चलिए, सबसे पहले है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है वे क्या कहलाते हैं। जाहिर सी बात है संबंध बोधक अव्यय ही कहलाएंगे। दूसरा देखिए, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, भीतर आदि शब्द इस क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्रिया विशेषण चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसे सॉल्व कर लेते हैं कि अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे ये क्या है, काल है या दिशा है या विरोध है। तो यहाँ क्रिया विशेषण ना आकर क्या आएगा, इस संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ संबंध बोधक यानी कि इसको क्रिया विशेषण को ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, भीतर ये किसके किसके अंतर्गत आते हैं, काल के, दिशा के, विरोध के, ठीक। तो ये जो सारे शब्द हैं ये काल के संबंध में भी नहीं है, दिशा के संबंध में भी नहीं है और विरोध के संबंध में भी नहीं है। तो हम विरोध को चेंज करके यहाँ पे लिख देंगे स्थान सूचक। तो इसका सही आंसर स्थान सूचक हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये प्रश्न पूरी तरह से गलत है, प्रश्न के संबंध में भी गलत है और उत्तरों के संबंध में भी गलत है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पर। इसमें क्या करना है, हमको नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। वाक्य जो दिए गए हैं वो थोड़े से अशुद्ध लिखे हुए हैं, तो इन्हें हमें शुद्ध करके लिखना है। जैसे वाक्य है कुर्सी में मत बैठो, तो अब हम इसे शुद्ध करके कैसे लिखेंगे कि कुर्सी पर मत बैठो। कुर्सी में नहीं होता, कुर्सी पर मत बैठो, ठीक। छत में ऊपर मत जाओ, तो हम इसमें सही करके क्या लिखेंगे कि छत के ऊपर मत जाओ,
या छत, हाँ यही है कि छत के ऊपर मत जाओ। नदी पीछे अनेक वृक्ष हैं, तो नदी के पीछे अनेक वृक्ष हैं, है पे बिंदी लगेगी, ठीक है। वह वृक्ष से ऊपर चढ़ गया, तो वह वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, से ऊपर नहीं, वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। सड़क में मत खेलो, तो सड़क पर मत खेलो, तो जहाँ पर का इस्तेमाल है वहाँ पर लगाएंगे, जहाँ के का इस्तेमाल है वहाँ के लगाएंगे, जहाँ में का इस्तेमाल है वहाँ में लगाएंगे। तो अपनी तरह से हम हिंदी को तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, जो सही है वैसी ही हिंदी हमें लिखनी है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था छोटा सा 5th क्लास के बच्चों के लिए संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे समुच्चय बोधक की, यानी कि कंजंक्शन की। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।